हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो टॉपिक हमारा जो चल रहा था मौलिक अधिकार, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसकी हमारी एक क्लास लग चुकी थी। उसके अंदर हमने मौलिक अधिकार के अर्थ के बारे में पढ़ा था और मौलिक अधिकार की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। उसके बाद भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार के अंदर थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान में भारत के संविधान भाग 3 में और जो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 12 से 35 थे। यानी इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम भाग 3 को क्या बोलते थे, मैग्ना कार्टा बोलते थे। मैग्ना कार्टा, इस चीज़ को भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था अभी भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसके अंदर टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान संविधान में तो 6 मौलिक अधिकार है। उसके अंदर एक जो संपत्ति का जो हमारा अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से निकालकर उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 31 था वो था संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में और इसको क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार जो आपका बन गया आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, इस चीज़ को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भी सिस्टम से लिखे थे। पहला था समानता का मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, उसके बाद हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके बाद हमने पढ़ा था सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और जो छठा था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद हम करते हैं स्टार्टिंग में एक एक अधिकार को लेकर चलते हैं। टोटल आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा है और कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट था वो था समानता का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसमें जो आर्टिकल होता है वो 14 से 18 तक होते हैं। समानता का मौलिक अधिकार में आर्टिकल पढ़ोगे आप 14 से 18 तक। इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो जो आर्टिकल आपका फर्स्ट जो 14 नंबर का है, इसके अंदर जितने भी 14 से 18 तक है वो समानता की बात करेगा, क्योंकि ये समानता वाले ग्रुप के अंदर है, समानता के समूह के अंदर है। यानी आप 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल पढ़ोगे वो टोटल आप समानता से संबंधित ही पढ़ोगे। जो आपका पहला जो आर्टिकल 14 है उस समानता का जो पहला आर्टिकल है उसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और इसके अंदर एक बात और उल्लेखित है, इसे हम बोलते हैं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अगर मैं इनके शब्दों की बात करूं तो ध्यान रखना, विधि का समान संरक्षण है वो ब्रिटेन की प्रणाली से प्रभावित है, वहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन का एक राजनीतिज्ञ था, एक व्यक्ति था डाइसी, ठीक है, उसने विधि का शासन की अपनी बुक लिखी थी। उसके आधार पर हमारे यहाँ पर विधि के समक्ष समानता को अपनाया गया, विधि के शासन को अपनाया गया। और एक बात तो जहाँ पर जिस देश में लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ पर विधि का ही शासन होता है, विधि के अकॉर्डिंग ही शासन होता है, किसी व्यक्ति या संस्था का नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें विधि का समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, उससे ये क्या लिया है, विधि का समान संरक्षण लिया गया है। इसके तहत क्या है, इसके तहत यह भी जो विधि है उसका सबको समान संरक्षण प्राप्त है, समान संरक्षण प्राप्त है। यानी कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब जाति वंश धर्म का, आपके तो क्षेत्र का, वंश का कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है और सभी इसके समक्ष क्या है, समान है। जैसा अपराध मैं करता हूँ या दूसरा व्यक्ति करता है उनको समान रूप से क्या मिलता है, न्याय प्राप्त होता है। यानी जैसा कानून मेरे ऊपर है वैसे ही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। यानी एक कानून जो बनता है ना वो सबके लिए समान ही बनता है। ऐसा नहीं अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, जो धर्म के आधार पर है वो अलग अलग कानून है, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। जो कानून है वो सबको समान संरक्षण देता है और जो कानून है वो सबके समक्ष क्या होते हैं, समानता होती है, कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। यानी ये बात करता है विधि के शासन की, किसकी बात करता है, विधि के शासन की बात करता है, विधि के शासन, विधि के शासन की बात करता है और सबको समान संरक्षण प्रदान करता है। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है आपके। उसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल 15 की बात करें। आर्टिकल 15 देखो, आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्या लिखा गया है भी कोई भी जाति धर्म वंश लिंग और आप कह सकते हो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर
यानी वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है समाज के अंदर। समाज के अंदर सभी क्या है, समान है। जैसा समाज के अंदर मेरे को रहने का अधिकार है, वैसे ही आपको ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, पार्क होते हैं, उसके बाद सड़कें होते हैं, उसकी सड़कें हैं, सबका क्या करेंगे, समान रूप से यूज करेंगे। यानी ऐसा नहीं एक धर्म को कहते हैं भी इस सड़क पर इस धर्म का अधिकार है, इस सड़क पर इस धर्म का अधिकार है, कुछ भी नहीं है। आप देखते हो पार्क बने होते हैं शहरों में, उस पार्क के अंदर प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जा सकता है, प्रत्येक जाति का व्यक्ति जा सकता है, प्रत्येक वंश का व्यक्ति जा सकता है, प्रत्येक जन्म स्थान के आधार पर उस व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब सार्वजनिक स्थानों में, जो भी सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान होते हैं तो सभी पूरे समाज के होते हैं। सार्वजनिक स्थानों का इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं, सभी उसका यूज कर सकते हैं। मैं पार्क में जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, कोई और धर्म जाति का है तो वो भी जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया, यानी जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी समाज में सभी को सार्वजनिक स्थलों का यूज करने का अधिकार होगा। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तभी तो हम कहीं जाते हैं पार्क में तो हमें कोई नहीं रोक सकता, सिनेमाघरों में जाते हैं हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई जा सकता है, किसी धर्म का जा सकता है, किसी जाति का जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो आपका आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। यानी जो सरकार के द्वारा जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, वैकेंसी निकालती है सरकार, पोस्टें निकालती है, उसके अंदर सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, सभी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई वैकेंसी निकली, टीचर की वैकेंसी निकली, तो उसके अंदर सभी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो। मान लो पुलिस की वैकेंसी निकली, उसके अंदर सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी सबको अवसर समान है, सबको मौका समान दिया गया है, सभी उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद अपना पेपर पास करते हैं, एग्ज़ाम पास करके जो भी उसके अंदर मतलब विशेषताएँ दी होती है, भी जो काम योग्यताएँ पूरी करनी होती है, अगर वो आप पूरी करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जॉब कर सकते हो, कोई भी धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 में एक बात और रखी गई है, उसको ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या है, अवसर की समानता है, सबको अवसर या मौका समान दिया गया है, लेकिन राज्य को ये छूट दी गई है। राज्य क्या भी, राज्य निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। निवास स्थान के आधार पर मान लेते हैं राजस्थान में कोई वैकेंसी निकलती है, तो ये राज्य यहाँ कानून बना सकता है भी यहाँ का जो व्यक्ति होता है, राजस्थान का व्यक्ति होता है, उसको प्रमुखता दी जाएगी, यानी राजस्थान व्यक्ति को ज़्यादा पोस्ट होगी और जो बाहर का अदर स्टेट का व्यक्ति है उनके लिए कम पोस्टें होंगी, यानी उनको कम प्रमुखता दी जाएगी। है तो भेदभाव ही ना ये, मतलब राजस्थान को ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है, जो अदर स्टेट है उनको कम प्रमुखता दी जा रही है। लेकिन ये आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है भी अवसर तो सबको समान है, मौका सभी को समान है, लेकिन राज्य ऐसा कर सकता है, राज्य कानून बनाकर अपना जो निवास स्थान के जो अपने निवासी हैं, एक राज्य के जो निवासी हैं उसके लिए वो विशेष प्रबंध कर सकता है, विशेष आरक्षण का प्रबंध कर सकता है और उनके लिए सीट आरक्षित भी कर सकता है। वो भी उन सीटों पर सिर्फ उसी राज्य के जो व्यक्ति हैं, निवासी हैं, वही क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या जॉब लग सकते हैं, या उनको विशेष छूट दी जा सकती है, समझ लो, अदर स्टेट के मुकाबले। यानी इसमें कहा तो ये गया भी अवसर की समानता, लेकिन राज्यों पर यह छोड़ दिया गया भी राज्य अपने आधार पर कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जो आपके आर्टिकल 14 हो गए, 15, 16, अब हो गया आर्टिकल आपका 17। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो आर्टिकल 17 से आता है। ये मैं +2 की बात नहीं कर रहा, +2 में तो आते ही आता है, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप BSTC का एग्ज़ाम दोगे +2 के बाद, या और भी आप जैसे मान लो पुलिस का है या और है, जो भी आप +2 लेवल पर जो एग्ज़ाम दोगे, या ऊपर चले जाएँ हम RS लेवल के ऊपर, उसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल पूछा जाता है वो आर्टिकल 17 ही पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 17, इसके अंदर क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यानी इसका क्यों अंत किया गया है, क्योंकि उसका क्या जाति के आधार पर जो अस्पृश्यता होती है, ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये आपस में बैठ नहीं सकते, आपस में चल नहीं सकते, आपस में रह नहीं सकते, समाज में उनको अलग रखा जाता है, तो ये जो अस्पृश्यता है इसका अंत किया गया है। पहले टाइम में बहुत होता था ये,
यानी जो न्यून जाति का होता था ना, वो समाज से उनका अलग ही मकान होता था, गांव में नहीं रहते थे, गांव से अलग ही रखा जाता था उनको। यानी इसी अस्पृश्यता का अंत किया गया है भाई। अब हम भेदभाव नहीं कर सकते, अगर भेदभाव करते हैं तो हम अपराध करते हैं, हमें सजा दी जा सकती है, ये दंडनीय अपराध है। यदि हम अस्पृश्यता करते हैं, हम जाति के आधार पर उनको अस्पृश्य रखते हैं या उनके साथ भेदभाव करते हैं, किसी प्रकार से उसका दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दंडनीय अपराध माना जाएगा और हमें सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये है अस्पृश्यता का अंत। और इसी के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये अधिनियम बनाया गया था 1955 में। ये क्यों बनाए गए थे अधिनियम? इसलिए बनाए गए थे ताकि क्या किया जाए, इस अस्पृश्यता का अंत किया जाए। और इसी अधिनियम को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसको बोलते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखना। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के अंदर, उसके तहत क्या होता है, जो अस्पृश्य जाति होती है उसको अगर हम अस्पृश्यता करते हैं, उस जाति के साथ भेदभाव करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसी के लिए बनाया गया था अस्पृश्यता निवारण। निवारण होता है उसको दूर करना, अस्पृश्यता को खत्म करना। जो अधिनियम बना था वो 1955 में बना था। और इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और ज़्यादा उसको ताकतवर बनाने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। वर्तमान में इसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करें अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, तो 1989 में 1989 के अंदर SC ST के लिए अधिनियम बना था, SC और ST के लिए। यानी अब तक बने अब तक बने जितने भी अधिनियम है उससे में जो सबसे ज़्यादा हार्ड अधिनियम है, सबसे ज़्यादा उसमें दंड देने का जो प्रावधान किया गया वो इसी में किया गया 1989 में। अगर आप SC ST के साथ कोई उसको जाति से संबंधित गालियाँ देते हो या उसको जाति से संबंधित कोई उसको अस्पृश्यता के दायरे में लाते हो, उसके साथ भेदभाव करते हो, तो इस कानून के तहत आपको क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। यानी अब तक बने सभी कानूनों में ये सबसे ज़्यादा हार्ड कानून माना जाता है। तो ये है भी अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल 17 में है। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था। वर्तमान में इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और SC ST से संबंधित जो अधिनियम बना था वो 1989 में बनाया गया था। और अब तक बने कानूनों में सबसे ज़्यादा हार्ड अधिनियम यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के बारे में देखो, जो आर्टिकल 18 है वो आपका है संबंधित उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत देखो है क्या, पहले उपाधि मिलती थी, अंग्रेजों के टाइम थी, राजा की, महाराजा की, राय की, सम्राट की। इससे क्या होता है, समाज में भेदभाव होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। अगर उपाधि दे तो भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसको राज्य की उपाधि मिल जाती थी वो ऊंची कैटेगरी का हो जाता था। ठीक है, उसके साथ उसके कानून अलग होते थे। जो नीची जाति रह जाती थी, जिनको मतलब ये उपाधियाँ नहीं थी, वो नीची कैटेगरी के हो जाते थे। यानी ये भेदभाव फैलाते थे समाज के अंदर। समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। जैसे अंग्रेजों के टाइम था, राजा नवाब उपाधि मिलती थी, नवाब की, राय की, वो अच्छे महलों में, अच्छे मकानों में रहते थे, बढ़िया भोजन वगैरह, रहने का तरीका उनका सही था, और बाकी वो गरीब जनता थी। यानी ये भेदभाव पनपता था पूरे समाज के अंदर। इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, अगर इसके अंदर हम बात करें, एक तो आपका सेना क्षेत्र और एक आपका जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है, इन दोनों में उपाधियां दी जा सकती है। बाकी क्षेत्रों में ध्यान रखना, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। बाकी जितने विषय है, जितने भी क्षेत्र है, सब में उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। एक आपकी सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, इसमें दी, जैसे सेना में होती है ना, कर्नल की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, है ना, वो उपाधि दी जा सकती है। शिक्षा में प्रोफेसर की, डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है। इसका मतलब इन दो क्षेत्रों को छोड़कर बाकियों में उपाधियों का अंत कर दिया गया। एक बात ये ध्यान रखना। इसी के तहत हम एक बात और करें भाई, एक जो एग्जाम्पल, एक छोटा सा प्रश्न भी आया था एक बार एग्जाम के अंदर, और मैं आपके सिलेबस में भी है, उसको बता देते हैं। इसमें लिखा था, अगर भारत का नागरिक कोई विदेशी उपाधि लेना चाहते हैं, विदेश कोई उसको उपाधि दे रहा है,
जैसे भारत का नागरिक है, अमेरिका उसको उपाधि दे रही है अपने, तो ऐसी स्थिति में वो उपाधि कैसे ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी उपाधियों का अंत किया गया सेना और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर। तो ध्यान रखना, यदि भारत का नागरिक कोई विदेश के अंदर उपाधि प्राप्त कर रहा है तो उसको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ेगी, यानी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। आप बात समझ रहे हो? भाई पहला तो क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है, सेना और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। इसका मतलब सेना क्षेत्र में और जो हमारी सुरक्षा का क्षेत्र है और जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें उपाधियां प्रदान की जा सकती है। आगे नेक्स्ट बात आपको याद ये रखनी है कि जो भारत का नागरिक होता है, अगर वो विदेशी उसको उपाधि देना चाहते हैं, विदेशी इसको उपाधि प्राप्त करना चाहता है वो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उपाधि वो सीधी नहीं ले सकता, उसको सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति परमिशन देता है तो उपाधि ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। ये आपके आर्टिकल 18 में उल्लेखित है। तो समानता के अधिकार में हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में आपने क्या पढ़ा? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में आपने क्या पढ़ा? सबको अवसर की समानता है, अवसर की समानता। लेकिन हमने ये भी पढ़ा राज्य निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, अपने निवासी उस राज्य के जो निवासी होते हैं उनको विशेष छूट दे सकता है, विशेष आरक्षण दे सकता है। उसके बाद आपने आर्टिकल 17 में क्या पढ़ा? आर्टिकल 17 पढ़ा अस्पृश्यता का अंत पढ़ा आपने। इसके लिए अधिनियम बनाए गए थे, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया है, और 1989 में एससी और एसटी से संबंधित अधिनियम भी बना दिया गया है। और आर्टिकल 18 में आपने क्या पढ़ा? उपाधियों का अंत, यानी सेना और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगर कोई नागरिक को विदेशी उपाधि दे रहा है, विदेश को उपाधि दे रहा है, तो उसको उससे पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आपने ये आर्टिकल देखो, ये याद करने का तरीका होता है जब भी आप पढ़ते हो। देखो मैंने जब भी मौलिक अधिकार शुरू करवाए थे, सबसे पहले 6 मौलिक अधिकार मैंने लिखे थे, उसको सिस्टम से मैंने याद बताया था, आपको याद करना है, यानी उसको क्रम से याद करना है। उसके बाद उसके आर्टिकल आपको याद करने हैं। अभी समानता में 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22। ये करने के बाद अब ये स्टेप पूरे हो गए, फिर आप लिखो पहले समानता का अधिकार, इसके साथ 14 से 18 आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि जितनी बार आप लाइन पूरी लिखते हो उतनी बार आपके वो दिमाग में पक्का होता जाता है। उसके बाद आपको ये शॉर्टकट में लिखना है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। अंदर क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको। 15 में जाति धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में सबको अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। यानी इसको आप जितना ही क्रम से लिखोगे ना, उतना ही आपको सिस्टम से 14, 15, 16, 17, 18 आपको याद हो जाएगा। याद आपको क्रम से ही करना पड़ेगा। अगर आप बीच में से याद करते हो, पहले स्वतंत्रता का पढ़ लेते हो, फिर समानता का पढ़ते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, ये आपका समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया जो 14 से 18 है। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार की। हमारा जो सेकंड आप देख लो, हमने जो पिछली क्लास में बनाया भी था उसके अंदर आपको बताया गया था 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। उसके अंदर पहला था समानता का और दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। देखो हमने इसके अंदर जो आर्टिकल पढ़े थे वो कितने थे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। अंदर क्या है वो पढ़ेंगे, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। सबसे पहले तो आपको इतना ही पता होना चाहिए भी स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सेकंड नंबर का अधिकार है, दूसरे नंबर पर आता है। उसमें टोटल आर्टिकल आते हैं 19 से लेकर 22 तक आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, और ध्यान रखना आर्टिकल 19(1) से लेकर चलेंगे हम। जो आर्टिकल 19(1) है उसके अंदर टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ध्यान रखना 6 स्वतंत्रताएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल है, ये ध्यान रखना। 6 की 6 स्वतंत्रताएं हम याद करेंगे और बिल्कुल क्रम से याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यानी 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अगर हम इसकी बात करें जो मूल संविधान, मैंने आपको पहले ही बताया था
मूल संविधान वो होता है जिस टाइम वो लागू हुआ था, 1950 की बात हो रही है। उसमें 7 स्वतंत्रताएं थी टोटल, और वर्तमान में कितनी है? 6। तो एक स्वतंत्रता कौन सी रह गई? संपत्ति वाली। उसको क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। संपत्ति वाली स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। यानी पहले 7 थी, वर्तमान में कितनी है? 6। तो 6 कौन सी है? 19(1) क्या ए लिख दो, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)G। आपको जी सीधा ई के बाद जी कैसे आ गया? एफ कहाँ गया? तो ध्यान से बात सुनो। आपका जो आर्टिकल 19(1)F था वो इस संपत्ति वाला था जिसको हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना बात। जैसे मैंने बताया था आपको मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 और आपका आर्टिकल 19(1)F, इन दोनों को हटा दिया गया। ये तो स्वतंत्रता से संबंधित आपकी जो एक अधिकार दिया गया था उसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो आप बीच में एफ नहीं पढ़ोगे, ई के बाद सीधा आप जी पढ़ोगे। अगर आप कह लिख रहे हो तो भी आप उसके अंदर यहाँ पर आके आपको छोड़ना पड़ेगा, च वाला छोड़ना पड़ेगा, यानी 19(1) च को छोड़ देना, ठीक है। वो तो आप क्रम कोई दे सकते हो, ABCD कह गया, ए बे सैद है, कोई मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं इनमें स्वतंत्रता दी कैसे गई, यानी 6 हो गई टोटल। तो जो 19(1)A में है उसमें दी गई आपकी विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, इनकी स्वतंत्रता दी गई है। भी आपको अपना विचार रखने का अधिकार है, आप अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आपको भाषण देने का अधिकार है, ये भी इसके अंदर है। आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी 19(1) च में आपको बोलने से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं कर सकता, आपको रोक नहीं सकता, आप भाषण दे सकते हो। आप प्रेस के अंदर भी प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है अपने विचारों को। तो ये स्वतंत्रता जो आपको दी गई है वो 19(1)A के तहत दी गई है। हम बात करें सेकंड 19(1)B, ये जो आपको है वो है आपको सम्मेलन करने की, इसको हम पूरा लिखें तो अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी आप अस्त्र वगैरह जो हथियार होते हैं वो लेकर सम्मेलन नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिना हथियार, बिना अस्त्र शस्त्र के आप अपना सम्मेलन कर सकते हो, यानी रैली वगैरह निकाल सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता 19(1)B के तहत दी गई है। हम सी की बात करें, इसके अंदर आप कोई भी संघ बना सकते हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आता है ना आज़ाद भगत सिंह क्लब है जी, ये ABVP है, मतलब ऐसे जो संघ बना सकते हो आप, इसे ये नेहरू क्लब है, यानी ये आपको 19(1)C के तहत संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 19(1)D, उसके अंदर भी आप पूरे भारत के अंदर, भारत में कहीं भी आ जा सकते हो। इसका मतलब पूरे भारत में आपको घूमने की स्वतंत्रता, आपको वीजा वगैरह की आवश्यकता, परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब ये पुरानी बुक में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक अपवाद लिखा होता है, अपवाद जम्मू कश्मीर, ये अपवाद होता है। लेकिन वर्तमान में ये भी अपवाद समाप्त हो चुका है, क्योंकि उससे पहले की बात है जब क्या होता था, इसका अलग से संविधान होता था आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। वहाँ पर अगर हमें जाना होता तो परमिशन की वगैरह की हमें आवश्यकता थी, वहाँ पर हम जा भी नहीं सकते, इतना घूम फिर नहीं सकते, और वहाँ पर हम रह भी नहीं सकते थे। लेकिन वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये जो धारा 370 है, तो इसका मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो। ये स्वतंत्रता आपको 19(1)D के तहत दी गई है। हम 19(1)E की बात करें, इसके अंदर अभी पूरे भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, यानी रह सकते हो आप, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, लेकिन अब भी ये भी अपवाद समाप्त हो चुका है। अब आप पूरे भारत में कहीं रह सकते हो, कहीं पर भी अपना निवास स्थान बना सकते हो। अगर हम बात करें 19(1)G की, तो इसके अंदर आप अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी व्यापार, व्यवसाय
कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो हम देखो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी 19(1) आर्टिकल में। 19(1)(a) विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता। 19(1)(b) अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) जीविकोपार्जन, व्यापार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। अब ध्यान से सुनो बात आप, ये वाला तो कोई मैटर नहीं है, सब में 19(1) है और यहाँ कर्म चल रहा है बस, ये वाला तो कोई मैटर नहीं है, कर्म ही चल रहा है, ठीक है। A B C D ध्यान रखना, आपको F नहीं लेके आना। अब बात हमें ये याद करना है, याद आपको कर्म ही याद रखना है, इस कर्म को नहीं तोड़ सकते आप, यानी कर्म तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे आपने मेन मौलिक अधिकार जो 6 पढ़े थे उनका आपने कर्म याद किया था, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, उसी प्रकार ये भी आपको कर्म याद रखना है। तो कैसे याद करोगे, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले हम भाषण देते हैं, अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं या अपने विचार लोगों के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जब अपने भाषण देते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, बड़ी रैली होती है, बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, नहीं सम्मेलन होता है, एक सम्मेलन में हम भाषण देते हैं, यही हुआ ना। ये ऐसा तो नहीं हम अकेले सड़क पर चलते भाषण दे रहे हैं, सम्मेलन तो होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, जनता इकट्ठी होती है। तो विचार भाषण किसको, सम्मेलन को। और जब उनमें हम भाषण देते हैं सम्मेलन में, फिर कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं, जो लोग हमारे पक्ष में होते हैं, हमारी बात विचारों से सहमत होते हैं, उनको मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, एक संघ या संगठन तैयार कर लेते हैं, ये उनके साथ ले लेते हैं हम। जब हम संघ और संगठन तैयार कर लेते हैं, फिर हम पूरे भारत में घूमने चले जाते हैं, यानी अपने संघ को बढ़ाने के लिए भी, ताकि कुछ लोग और हमें प्राप्त हो जाए और हमारा संघ या संगठन बड़ा हो जाए। और फिर हम पूरे भारत में घूमते हैं, और घूमने के बाद जहाँ पर भी हमें अच्छा लगे स्थान, बढ़िया, गर्मियों में जैसे पहाड़ी एरिया अच्छा लगता है, सर्दियों में जो गर्म एरिया होता है वो अच्छा लगता है, जहाँ पर अच्छा स्थान लगे वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, निवास कर लेते हैं। पूरे भारत में घूमते हैं और जैसे हमें अच्छा स्थान लगा, हमारे अच्छा बढ़िया लगा, हमें फेवरेट लगा, वहाँ पर हम निवास कर लेते हैं। और ये तो पक्का है भी, जो निवास करते हैं वहाँ पर मकान बनाते हैं तो हमें पैसा तो चाहिए खाने के लिए, हमारी डेली की जो आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती है, उनको पूरा करने के लिए, फिर हम उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, व्यापार या व्यवसाय करते हैं। तो ये इसका क्रम है। देखो पहले भाषण, अभिव्यक्ति, फिर हमने सम्मेलन किया, सम्मेलन से संघ बनाया, संघ से हम पूरे भारत में घूमे, पूरे भारत में घूमने के बाद हमने निवास किया, और निवास के बाद हमने व्यापार या व्यवसाय शुरू किया। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हमें कुछ ना कुछ वृत्ति या व्यवसाय या कुछ ना कुछ व्यापार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वरना हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है ना। वैसे तो हम जीवन जी नहीं सकते। गर्मियों में हम कहीं पहाड़ी एरिया में, हिमाचल वगैरह में जाके बैठ जाएँ तो पैसा तो चाहिए, खर्चा चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापार या व्यवसाय करना पड़ेगा। तो मैं एक बार और रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल है 19(1) ही है, 19(1) ही है, जो आपको 6 स्वतंत्रताएँ याद करनी है। बिल्कुल सिंपल है, ये तो लिखोगे 19(1) सब में, यहाँ पर आप क्रम में लिखोगे ऐ पैसे ऐसे लिख लो, कह लिख दो, ABCD लिख दो, F को छोड़कर, क्योंकि F वो है जो आपकी संपत्ति से संबंधित है, जिसको हटा दिया गया है। सब में ये लिखने के बाद इधर कर्म लिख दो, विचार, भाषण, एक बार बता रहा हूँ, सम्मेलन, संघ, घूमने की, निवास की, और व्यवसाय या किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता। तो आपका 19(1) है, उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। 1-2 बार सुनना और अपने नोट्स बनाना बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सिंपल है, कर्म यही रहेगा। 1-2 बार अपने हाथों से लिखोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो पक्का याद हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद इन 6 स्वतंत्रताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद आता है आपका आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद 20, क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिकल मिलता है 19 से 22 मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण का अधिकार। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, ये आपको क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद 19 से 22 है भी, ये 20 नहीं है।
तो इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ हमें अपराध से संबंधित कुछ दोषसिद्धि संरक्षण दिया गया है। कुछ ना कुछ हमें जैसे एक अपराध, जैसे मान लो मैं अपराधी हूँ या मैंने अभी तक मेरा अपराध साबित नहीं हुआ, न्यायपालिका ने साबित नहीं किया, मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ मेरे को संरक्षण दिया गया है। वो संरक्षण क्या दिया गया है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इसके अंदर जो फर्स्ट आपका जो संरक्षण है वो तो यही है कि आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक आपने कोई कानून का उल्लंघन न किया हो, कानून का उल्लंघन न किया हो। कि जब तक हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने कानून नहीं तोड़ा, तब तक हमें अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को सीधा ऐसे गिरफ्तार कर लीजिए जी आपने अपराध किया, नहीं, जब तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा तब तक मैं अपराधी साबित हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं कोई कानून तोड़ता हूँ, जैसे कोई ट्रैफिक रूल है उनको तोड़ता हूँ या कोई और कानून जो हमारे बने हुए हैं उनको तोड़ता हूँ, तो मैं अपराधी माना जाऊँगा। इसका मतलब ऐसे नहीं मेरे को अपराधी घोषित करके मेरे को जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है कि मेरे को सीधा जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा या जब तक मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। ये 20 के अंदर हमें संरक्षण दिया गया है। जैसे नहीं पुलिस वाले मनमर्जी किसी को उठा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 20 के अंदर एक बात और लिखी गई है, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। उसमें लिखा गया है भी एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी एक ही अपराध के लिए, मान लो मैंने कोई अपराध किया है, उसको मेरे को एक बार मैंने उसकी सज़ा भुगत ली है, मैंने अपराध किया है उसकी मैंने एक बार सज़ा भुगत ली है, तो इसका मतलब ये नहीं न्यायपालिका मेरे को दूसरी बार भी उसको सज़ा दे दे। एक बार जो सज़ा मैं भुगत चुका हूँ उसके बाद उसी अपराध के लिए दूसरी बार मेरे को सज़ा नहीं मिल सकती। हाँ, नया अपराध होगा उसमें तो सज़ा मिलेगी, लेकिन उस एक ही अपराध के अंदर 2 बार सज़ा कभी भी नहीं दी जा सकती। ये आपका आर्टिकल 20 में भी आपको क्या दिया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया। तो फर्स्ट तो क्या है, आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा तब तक आपने कोई अपराध नहीं किया हो, कोई कानून का उल्लंघन न किया हो। सेकंड, एक ही अपराध के लिए अगर एक ही अपराध हो तो उसके लिए हम 2 बार सज़ा के भोगी नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे आपने वो शहंशाह फिल्म देखी होगी, उसके अंदर है ना अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी पहले झूठा ही मर जाता है और अमिताभ बच्चन उसकी सज़ा भोग लेता है और लास्ट के अंदर उसको न्याय खुद कोर्ट के अंदर उसको मारता है, और जब उसको दंड देना शुरू करते हैं न्यायाधीश, तो जो अमिताभ बच्चन होते हैं वो ये बात कहते हैं भी इस अपराध की सज़ा मैं भुगत चुका हूँ, इस अपराध की सज़ा मैं पहले भुगत चुका हूँ, तो अब मेरे को आप सज़ा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ भी उस अपराध की सज़ा वो एक बार भुगत चुका है, चाहे उस टाइम उसने मारा है उसको, तो दूसरी बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20 में है। उसके लिए आगे और हम नेक्स्ट बात करें, इसी 20 के अंदर आपका एक और है, 3 टोटल पॉइंट दिए गए हैं 20 के अंदर। हम बात करें आर्टिकल 20 में जो दोषसिद्धि से संबंधित है भी, वर्तमान में जो कानून है उस कानून से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, उस कानून से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। मान लेते हैं आज मैंने कोई अपराध किया है, आज जो वर्तमान में जिस टाइम मैंने अपराध किया जो कानून है और उसके अकॉर्डिंग जितनी सज़ा लिखी गई है सिर्फ उतनी सज़ा मेरे को दी जा सकती है। ऐसा नहीं आज कानून है कल कानून चेंज हो जाए, यानी कोई हार्ड कानून बन जाए, पहले 10 साल की सज़ा थी अब मान लो 20 साल की या आजीवन कारावास हो जाए, वो मेरे को सज़ा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल चेंज हुआ है, आज तो नहीं हुआ ना। जिस टाइम मैंने अपराध किया है, जिस टाइम मैंने कानून का उल्लंघन किया है, सिर्फ उसी टाइम की मेरे को सज़ा मिलेगी। आगे चाहे कानून ख़त्म हो जाए, चाहे सज़ा कम हो जाए, चाहे सज़ा ज़्यादा हो जाए, उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जिस टाइम उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस वर्तमान में जो कानून है और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार जो सज़ा है सिर्फ उतनी ही उनको सज़ा के क्या है दी जाती है, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके बाद चाहे कानून ख़त्म हो जाए, चाहे उससे अपराध की सज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दुगनी हो जाए या कम हो जाए,
उसका कोई मैटर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, उसी टाइम का कानून देखा जाता है जिस टाइम एक अपराधी ने अपराध किया है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल में आपने टोटल 3 पॉइंट पढ़े हैं आर्टिकल 20 के अंदर, ये आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन और दैहिक यानी शरीर से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है, जीवन से संबंधित हमारे जो स्वतंत्रताएं दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना, यहाँ तक आपको जितना मैं करा चुका हूँ उसका आप नोट्स तैयार कर लेना, आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, और साथ में क्लास को बढ़िया तरीके से देखना। थैंक यू।